नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। आज हम सभी लोग मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित सिल्वर वेंडिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, सिल्वर वेंडिंग का शाब्दिक अर्थ होता है कि शादी की 25वीं सालगिरह। इस शादी की 25वीं सालगिरह के माध्यम से लेखक हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं। इस पूरे पाठ में परंपरावादी विचारधारा और आधुनिक विचारधारा के आपसी टकराव, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा एक संवाद कहा जाए कि दोनों विचारधाराएं किस तरह से अपने अपने जगह पर अटल हैं और एक दूसरे विचारधारा में कमी ढूंढने का प्रयास करती हैं, वह इस पूरे पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। दो विचारधाराएं हैं, एक परंपरावादी और दूसरा है आधुनिक। यशोधर बाबू इस शीर्षक के मुख्य पात्र हैं, जो एक सचिवालय में क्लर्क के पद पर, बड़े बाबू के पद पर काम करते हैं और वह अपने जीवन के उन तमाम संघर्षों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा था। जब उनके माता पिता बचपन काल में मर गए, मरने के बाद उनका पालन पोषण उनकी बुआ के द्वारा किया जाता है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बहुत जल्दी कंधों पर आ जाने के कारण यशोधर बाबू मात्र 10वीं तक पढ़ाई करते हैं और 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद वह काम की तलाश में वह दिल्ली शहर में आ जाते हैं। दिल्ली शहर में उनकी मुलाकात कृष्णा पांडे नामक एक व्यक्ति से होती है, जिसे लोग प्रेम से किशनदा के नाम से पुकारते हैं। कृष्णा पांडे जिस दफ्तर में यशोधर बाबू काम करते हैं, उसी दफ्तर में बड़े बाबू पद पर कृष्णा पांडे जी उस समय काम करते थे। यशोधर बाबू की उम्र इतनी कम थी कि चाहकर भी वह कृष्णा पांडे जी अपने दफ्तर में उन्हें काम नहीं लगवा पाते हैं, तो वह उन्हें रसोइया का जो काम विभाग होता है उसमें वह उनको रख देते हैं। और समय जैसे जैसे परिवर्तित होता है और समय व्यतीत होता है, तो अपने दफ्तरी जीवन में उनका भी जीवन की शुरुआत कर देते हैं। आइए हम देखें इस पाठ में कि किस तरह से यशोधर बाबू ने अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बावजूद भी जब उनके परिवार में उनकी बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, उनकी बात मानने वाले लोग नहीं रह जाते हैं, तो यशोधर बाबू के हृदय पर बहुत गहरा आहत होता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यशोधर बाबू, जिनके 4 बेटे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है, और यशोधर बाबू जिस दफ्तर में काम करते हैं उस दफ्तर के माध्यम से सरकारी उन्हें आवास मिला हुआ है, उसी सरकारी आवास में रहते हैं। उनकी पत्नी को हमेशा इस बात की चिंता सताए रहती है कि रिटायर जब हो जाएंगे तो उस समय यह जो सरकारी दफ्तर के साथ ही साथ सरकारी आवास मिला हुआ है, यह दोनों जब छूट जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे।
यशोधर बाबू को पूर्णतः ये विश्वास है, उनके रिटायर होने के पहले ही उनका बड़ा लड़का उनके दफ्तर को ज्वाइन कर लेगा, दफ्तर में काम करना शुरू कर देगा, जिससे जो यह सरकारी आवास है वह खाली नहीं करना पड़ेगा। वह अपने लड़के के नाम पर उसे वह आवंटित करा लेंगे। लेकिन उनका बड़ा लड़का उनके दफ्तर में काम करने से सख्त मना कर देता है, कहता है कि मैं आपके दफ्तर में काम नहीं करूंगा। जब उसके मना कर देने के बाद यशोधर बाबू की जो तकलीफ़ें हैं, यशोधर बाबू की जो पत्नी है उनकी भी जो तकलीफ़ें हैं वह बढ़ जाती हैं कि कोई जब नौकरी नहीं करेगा दफ्तर में तो सरकारी आवास रिटायर होने के बाद उसे छोड़ना पड़ेगा, तब हम मकान भी नहीं बनवाएं तो हम कहाँ जाएंगे। इस तरह से यशोधर बाबू अपनी बुढ़ापे के दिनों को याद करते हैं कि किस तरह से समय जैसे जैसे व्यतीत होगा उस व्यतीत समय में वह अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता जाता है। परिवर्तित समय के साथ उनके लड़के भी उस हालात के साथ समझौता नहीं करते हैं और इस तरह से एक दिन उनके घर पर पार्टी जैसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शहर के तमाम बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया जाता है। यशोधर बाबू जब दफ्तर से वापस आते हैं तो देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और इस तरह से आधुनिकता की जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वह सब उसमें देखने को मिलता है। और इस तरह से यशोधर बाबू को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी जो विचारधाराएं हैं वह हमारे विचारधाराओं से कहीं भी मेल नहीं खाती है और इस तरह से वहीं पर टकराव शुरू हो जाता है। उनके लड़के जो आधुनिक ख्यालों में रहने वाले हैं, आधुनिक ख्यालों में रहने के कारण उनकी जो पत्नी है वह भी अपने लड़कों के हाँ में हाँ मिलाने का प्रयत्न करती हैं और इस तरह से धीरे धीरे समस्याएं और बनती बिगड़ती चली जाती हैं। कहीं पर विचारों का समस्या, कहीं आधुनिकता के बनने का समस्या, कहीं उनकी जो पत्नी है वह भी आधुनिकता के प्रभाव में आ जाने के कारण वह भी यशोधर बाबू के बातों में जरा सा भी मेल नहीं खाती हैं, अर्थात वह भी यशोधर बाबू से धीरे धीरे उनकी भी दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती। आइए देखा जाए किस तरह से इस पाठ में वह बताने का प्रयास करते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी किस तरह से इस पाठ में यशोधर बाबू के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालते हैं और साथ ही साथ इस पाठ के माध्यम से सभी लोगों को यह शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि सदियों से चलने वाली जो परंपराएं हैं यह हम मान सकते हैं कि कहीं कहीं उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हमें उसे बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो परंपराएं हैं वह उनका कोई धरातल नहीं है, कोई आधार नहीं है, एकदम मिथ्या हैं, कोई औचित्य नहीं है। लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं कि समय के हिसाब से परिवर्तन होना ही समय की मांग होती है। हर एक व्यक्ति समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करता है, परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति ढलने का प्रयास करता है। लेकिन हम यह कह दें कि हम पूरा अपना जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो सदियों से चलने वाली जो हमारे पूर्वजों या पुरखों के द्वारा बनाए हुए नियम हैं वह सबको हम छोड़ दें? नहीं, एकाएक हम उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, उनसे अपने आप को विमुख नहीं कर सकते। इस तरह से यशोधर बाबू यह बताने का प्रयास करते हैं कि कुछ हद तक
व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होने चाहिए, लेकिन हम परिवर्तन के नाम पर हम सभी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखें मनोहर श्याम जोशी जी ये सिल्वर बेंडिंग नामक जैसा के पाठ के माध्यम से समाज में क्या के बारे में लोगों की क्या सोच होती है, उसके बारे में किस प्रकार से वह अपने विचारों को रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर थोड़ा 20 के कहानी के बीच के हिस्से का चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि पहला है पेज, जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी कहते हैं, जब सेक्शन ऑफिसर उस सेक्शन के सबसे बड़े ऑफिसर, वाईडी पूरा नाम होता है यशोधर दत्त पंत या यशोधर पंत कहें। यशोधर दत्त पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई। यशोधर बाबू ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई। तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 उसमें टाइम हो गया था, बजा रहे थे। उनकी अपनी कलाई की घड़ी में 5:30 बज रहे थे। उनकी कलाई की घड़ी में 5:30 बज रहे थे, अर्थात 5 मिनट का अंतर दोनों घड़ियों में आ गया। फिर पंत जी ने अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते हैं। पंत जी अपना जो घड़ी है रोजाना सुबह शाम रेडियो के समाचार से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर के घड़ी को ही सुस्त ठहराया। इसलिए उन्होंने कहा कि दफ्तर की घड़ी ही सुस्त हो गई है, हमारी घड़ी सही है। फिर होता क्या, फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माध्यमों पर, फिर सभी फाइलों को आउट ट्रे में डाल देते हैं और अपने मातहमों अथवा अपने नीचे काम करने वाले, उस दफ्तर में काम करने वाले सभी लोगों पर एक निगाह डालते हैं या दौड़ाते हैं, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। यशोधर बाबू एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी होने के कारण जो उस सचिवालय में काम करने वाले लोग हैं, यशोधर बाबू का इंतज़ार करते हैं कि कब ये जाएं, तभी तो हम लोग भी जाएंगे। यशोधर बाबू जो दफ्तर के बंद होने का समय है वह 5 बजे है, लेकिन यशोधर बाबू काम करते करते 5:30 बजा देते हैं। इस तरह से वह लोग भी मन ही मन खिन्न हो रहे हैं कि इनके कारण ही हमें भी 5:30 बजे तक दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इस तरह से कहते हैं मजबूर होते हैं, चलते चलते जूनियरों से कुछ मनोरंजन बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की, और चलते चलते वह अपने मातहमों से कुछ ऐसा मजाक कर देते थे कि जो दिन भर का जो शुष्क व्यवहार होता है, एक बड़े अधिकारी का एक छोटे अधिकारी या उसमें काम करने वाले चपरासियों या दूसरे क्लर्कों के प्रति जो आपको रोष होता है, उसको कम करने के लिए चलते चलते वह अपने लोगों से कुछ मजाक कर देते हैं, कह देते हैं। क्या कह देते हैं उस दिन? कहते हैं मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद यानी कृष्णानंद पांडे, जैसा हम अभी आपको बताए हैं, से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा। कृष्णानंद भी काम करते करते शाम को जाते जाते कुछ अपने नीचे काम करने वाले लोगों से हंसी मजाक कर देते थे। वही चीज़ें यशोधर बाबू भी सीखे हुए हैं और वह भी मजाक के तौर पर क्या कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी, कहते हैं आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। जैसे आप लोगों के काम करने का जो शुष्क रवैया है, वैसे ही शुष्क रवैये के साथ ही इस दफ्तर की घड़ी भी हो गई है। वह भी आप जैसे आप लोग सुस्त हो गए हैं, उसी तरह से यहाँ की दफ्तर की घड़ी भी क्या हो गई है, सुस्त हो गई है। और इस तरह से वह मजाक करके वह आगे बढ़ जाते हैं।
या यूँ कहा जाए कि इस तरह से लोगों का थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए कुछ वह कह देते हैं। वहीं आप देखेंगे दूसरे पेज पर यदि हम देखें तो दूसरा पेज आप खोल लीजिए कि सीधे असिस्टेंट ग्रेड पर आए नए छोकरे चड्ढा ने। सीधे असिस्टेंट पद पर, यानी यशोधर बाबू के नीचे काम करने के लिए सीधे भर्ती होकर आए, उन अधिकारी का नाम था चड्ढा, नाम से पुकारा जाता है, जिनकी चौड़ी मोहर वाली पतलून, और वो कैसे पहनते हैं कपड़े, चौड़ी मोहर वाली पतलून पैंट पहनते हैं और ऊंची एड़ी वाले जूते, और ऊंचे, चूँकि हाइट में थोड़े कम होते हैं इसीलिए ऊंचे एड़ी वाले जूते पहन लेते हैं। पंत जी को समहाउ प्रॉपर मालूम होते हैं, लेकिन पंत जी के सब बेकार चीज़ें लगती हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज एजुअल बोला, एज एजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। चूनेदानी का प्रयोग यहाँ पर घड़ी के लिए हुआ है, और वह चड्ढा नाम का असिस्टेंट अधिकारी बोलता है, बड़े बाबू आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही से बता रही है। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, और कहते हैं मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली, और थोड़ा सा और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम लेता है, और जब थाम लेता है इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने को याद करते हैं। इस तरह की धृष्टता का विरोध करना पंत जी अब छोड़ दिए हैं, उस जमाने की यादों में खो जाते हैं जब याद करते हैं जब दफ्तर में वो किसंदा को भाई नहीं साहब कहते थे। किसंदा हमेशा कहते थे मुझे भाई कहो, लेकिन दफ्तर में वो उनको कभी भाई नहीं कहें, हमेशा साहब कहते थे। जबकि उन्हीं के क्वार्टर में रहते थे, उन्हीं के यहाँ खाते थे। यशोधर बाबू क्वार्टर में उन्हें वह भाई कहते थे, लेकिन जैसे दफ्तर आते थे वह उन्हें साहब कहते थे। फिर उस दिन को याद करते हैं। घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। कहता चड्ढा कि ये तो बाबा आदम के ज़माने की है, बहुत आदम के ज़माने में प्राचीन समय की है, इसे छोड़िए कोई जापानी ले लीजिए, नई घड़ी सस्ती मिल जाएगी। यह घड़ी मुझे शादी मिली थी, यशोधर बाबू ने कहा, लेकिन ये तो घड़ी मुझे शादी मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही है, तो बहुत बड़ी बात है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों, कैसी रही। इस तरह का नाले पदाला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। अल्मोड़ा, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से जहाँ कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था। वह वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर बाबू पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिले थे। कभी किसंदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए थे। कितने लड़के ठीक ठिकाना होने के से पहले उनके यहाँ रह जाते, और इस तरह से मैं जैसी थी मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू के जो गुरु हैं, या यूँ कहा जाए सहारा देने वाले जो व्यक्ति हैं, वह हैं किसंदा। उनके क्वार्टर में बहुत से लड़के थे, मेस जैसा व्यवस्था था। कहते थे मिलकर लाओ, मिलकर पकाओ खाओ। इस तरह से फिर कोशिश करने पर भी वॉयस सर्विस में यशोधर बाबू को काम करने
में लगाते हैं। इतनी कम उम्र होती है कि लगा कहीं नहीं पाते हैं सरकारी नौकरी में, फिर वह सर्विस में भी नहीं लगा सके। तो फिर क्या होगा? तब किसनदान ने उन्हें मैस का रसोइया बना कर रख लिया। तब किसनदान ने उन्हें मैस का रसोइया बना के उन्हें रख लिया। और फिर यही नहीं, उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। इस तरह का सहारा देते हैं। बिना नौकरी का 50 रुपया दे देते हैं कि अपने लिए वह कपड़ा भी बनवा सके और बचे हुए पैसों को गांव में भी भेज सके। बाद में इन्हीं किसनदान ने अपनी नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्ग प्रदर्शन किया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू। इस तरह सोचते हुए यशोधर बाबू खो जाते हैं। तभी डॉक्टर जो चड्ढा है वह उनको हिलाते हुए कहता, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। मेनन पूछ रहा है आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, मेनन की तरफ आँख उठा के बोले, नाउ लेट मी से आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेरी शादी 6 फरवरी 1947 में हुई थी। और इस तरह से यशोधर बाबू ने अपनी शादी की जिक्र। ठीक है, आज इतना ही।